हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के नेक्स्ट लेक्चर में आपको ले चलते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़े थे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है ये समझा था। इसमें एक इम्पोर्टेंट नियम, पहला नियम हमने बताया था कि जो आपतित किरण होती है और जो अपवर्तित किरण होती है और जो आपतन बिंदु पर अवलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हमने जो एक खास नियम जो हमने कहा था, अपवर्तन की बहुत सारी समस्याएं इसके आधार पे हम सॉल्व करेंगे। साइन स्नेल का जो नियम था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1/2। ये क्या था, इसको थोड़ा सा मैं और फिर से डिटेल से समझा देता हूँ। मान लिया ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो जब प्रकाश की किरण मीडियम 1 से और मीडियम 2 में अपवर्तित हो रही है, तो देखो इस मीडियम से प्रकाश की किरण आ रही है और इस मीडियम में जा रही है। ध्यान से देखना, जिसमें जा रही है उसका अपवर्तनांक सपोज हमने कितना माना, n2, और जिससे आ रही है उसका अपवर्तनांक हमने कितना माना, n1। तो स्नेल का नियम जब भी लगता है, देखो ये साइन आई है, ये r है, स्नेल का नियम जो लगता है तो जो ये अपवर्तनांक यहां पे प्राप्त होता है, तो जिस मीडियम में प्रकाश की किरण जा रही होती है उस मीडियम का पहले मीडियम के सापेक्ष अपवर्तनांक हमें स्नेल के नियम से प्राप्त होता है। यानी यहां से इस तरह से समझ सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू किस मीडियम में जा रही है, किस मीडियम में जा रही है बोलो, इस दूसरे मीडियम में। इसका अपवर्तनांक कितना है, n2। किस मीडियम से आ रही है प्रकाश की किरण, इसका अपवर्तनांक कितना है, n1। तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, 1/2, यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इसे कहते हैं। या इसको, इस रूल को हम लोग ऐसा भी लिख लेते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो n1 और साइन आई, यानी पहले माध्यम में का जो अपवर्तनांक है और उसमें जो आपतन कोण की ज्या है उसका मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 साइन आर। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये इक्वल रहते हैं, ठीक है, इनका अनुपात कांस्टेंट रहता है। बताया था आपको पेयर ऑफ मीडियम, ये जो पेयर ऑफ मीडियम है यदि ये एक जैसा है तो चाहे हम इस आई कोण को कितना भी परिवर्तित कर लें तो साइन आई और साइन आर इस तरह से हमें प्राप्त होंगे कि उनका रेशियो हमेशा उन दोनों माध्यमों के लिए कांस्टेंट प्राप्त होता है, ठीक है। एक चीज और आप समझेंगे, जब भी प्रकाश की किरण इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो प्रकाश की किरण में उसके गुणों में किस गुण में चेंज आता है, किस में नहीं आता है। तो खास बात है, इसको आप तीसरे नियम के रूप में भी समझ लेंगे कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी सबसे पहले चीज चाल बदल जाती है। जो कि हमने कहा था अपवर्तन के कारण जो है वो यही है कि चाल, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब गमन कर जाता है तो उसकी चाल जो है बदल जाती है और उसी की वजह से वो प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से मुड़ भी जाती है, ठीक है, चाल बदल जाती है। तरंग दैर्ध्य ये भी बदल जाती है, ठीक है। बदलती क्या नहीं है, आवृत्ति, ध्यान रखना इसको, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो बदल जाती है, प्रकाश की जो चाल है वो बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की जो आवृत्ति है उस आवृत्ति में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर हुआ। अब देखो इस फॉर्मूले को, स्नेल के नियम को चाहो तो आप इस तरह से याद रखें, चाहो तो आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसको इस तरह से, यानी पहले माध्यम में का जो अपवर्तनांक है और इसमें जो पहले माध्यम में जो आपतन कोण उसका जो मल्टीप्लाई है, दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है और इसमें जो अपवर्तन कोण है इसकी मल्टीप्लाई, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इस तरह से भी समझ सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए। क्लियर हो गया। हाँ, ये चीज और आप इसमें ऐड कर लेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि कभी भी
प्रकाश की जो किरण है वो जब माध्यम बदलती है तो उसमें उसका एक फैक्टर ऐसा है जो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो है आवृत्ति। ये डिपेंड करती है बच्चों सोर्स पर, यानी प्रकाश किस सोर्स से आया है, वो सोर्स कितनी आवृत्ति का प्रकाश पैदा कर रहा है, बस इस सोर्स की प्रॉपर्टी है। सोर्स ने कितनी आवृत्ति का प्रकाश दिया तो वो माध्यम में बदलने से उस सोर्स की जो प्रकाश की आवृत्ति है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर हो गया सबको? चलो आगे देखते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा बच्चों एप्लीकेशन पर। इसके आधार पर जो हमारे दैनिक जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं, प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती है उनको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर, ठीक है, दैनिक जीवन में घटित घटनाओं की व्याख्या। आप लोग एक बहुत सरल सा उदाहरण सब लोग अपने घर में इस प्रयोग को करके भी देख सकते हैं। मान लिया कोई बीकर है, कोई जार है, इसमें यदि हम जल लेते हैं और हम एक छोटी सी पेंसिल ले लें या कोई हम सीधी एक डंडी ले लेते हैं और इसमें जब हम उसको डुबोते हैं, मान लीजिए पेंसिल है, आप यदि इसको इसमें डुबोते थे इस पेंसिल को, तो जब आप इसको बाहर से देखते हैं, भाई पेंसिल हमारी कैसी होती है, सीधी होती है, लेकिन जब हम यहां देखते हैं इसको तो ये हमें कैसी दिखाई देती है बच्चों, कुछ आंशिक रूप से ऐसे कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका रीजन क्या है? अपवर्तन है। इसका कारण क्या है? अपवर्तन है। उसका भी मैं आपको थोड़ा सा मैं देखो फिगर समझा देता हूं कैसे अपवर्तन प्रकाश का होता है। देखिए ये है हमारी पेंसिल, ये यहां से चला भाई, हम जब इसका सीड्स का बनाते हैं कैसे, यहां से चली प्रकाश की किरण, यहां से देखेंगे दो प्रकाश की किरण ले लेते हैं, ये चली। अब यहां क्या होगा, प्रकाश की किरण जो है इस सघन जल है, ऊपर मान लिया एयर है, यहां ये वाटर है। जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या होती है प्रकाश की किरण, बोलो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की जो किरण है, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, प्रकाश की जो किरण है वो अविलंब से दूर हटती है। तो ध्यान देंगे यहां से प्रकाश की किरण जब इस सतह से एयर में जाएगी, यहां से द्रव की इन दोनों के अंतरा प्रवेश पर, तो ये अविलंब से दूर हटेगी बच्चों। एक्चुअली जाना ऐसे था इसको, लेकिन अपवर्तन के कारण ये दूर हट गई। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये अविलंब है, यहाँ पे भी ये इस तरीके से दूर हट गई, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा, आगे तो ये कहीं मिल नहीं रही, तो आभासी रूप से हम देखते हैं, हमें लगा है प्रकाश की किरण कहां से आ रही है बच्चों, यहां से। तो हमें ये इस तरह से कि पेंसिल जो है, थोड़ा फिगर उतना अच्छा नहीं बना है, आप समझेंगे इस तरह से, ये पेंसिल आपको ऐसे लगेगी कि आंशिक रूप से थोड़ा सा ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो किसका रीजन है? अपवर्तन। ये अपवर्तन के कारण ये किरणें इस तरह से मुड़ जाती है, तो प्रतिबिंब जो है इस नोक का थोड़ा सा ऊपर बन जाता है, ठीक है। ये एक पहली घटना, पेंसिल का द्रव में आंशिक रूप से मुड़ा हुआ दिखाई देना, पहली घटना। दूसरा देखो, रात में जब हम लोग आकाश की ओर देखते हैं तो जो तारे होते हैं, तारों का टिमटिमाना कई बार पूछा भी जाता है, किसके कारण है? तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हुए हमें क्यों दिखते हैं? इसके पीछे भी केवल और केवल कौन सा कारण है? अपवर्तन। ध्यान से समझेंगे क्या होता है कि तारों से जब प्रकाश हमारी आंखों तक आता है तो उसे वायु की क्या होता है, वायु की विभिन्न परतों से उसे गुजरते हुए, ये ऐसे बहुत सारी वायु की परतें होंगी। परतें इस सेंस में कह रहा हूं मैं कि वायुमंडल में तापांतर के कारण
इन जो वायु के जो कुछ एरिया है, इनके तापांतर के कारण इनके घनत्व में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे जैसे कभी ऊपर की ओर जा रहे हैं तो मान लिया ताप कम हो रहा है तो घनत्व बढ़ जा रहा है, ताप बढ़ रहा है तो घनत्व अधिक हो जाता है, तो घनत्व कम हो जाता है। ताप 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 बढ़ने के साथ साथ गैसें ठंडी हो रही हैं तो घनत्व उसका बढ़ जाता है। ठीक है, और ताप अधिक हो गया तो फैल जाती है तो घनत्व कम हो जाता है। ये आप समझ रहे हैं। तो जब इन परतों से मान लिया स्टार से प्रकाश गुजरता है वायु की विभिन्न परतों से, चूंकि उनके घनत्व जो है वो तापांतर की वजह से क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, या यूं कहें एक ही स्थान पर वायु जो है जब घूमती है, चलती रहती है, गतिमान रहती है, तो एक ही स्थान पर कभी गर्म वायु आ जाती है, कभी ठंडी वायु आ जाती है, क्योंकि वायु की जो गति होती रहती है। तो उस वजह से जो प्रकाश की किरणें हैं उनको कभी एक ही स्थान पर कभी सघन माध्यम से और कभी विरल माध्यम से गुजरना होता है। तो जब वो इस तरह से गुजरती हैं तो उसी उसमें क्या देखा गया कि कभी एक ही स्थान पर जो है वायु की गतिमान होने के कारण कभी उस स्थान पर सघन माध्यम आ गया, कभी विरल माध्यम है, तो कभी ये अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, और कभी अविलंब की ओर झुक जाती है। उसकी रीजन क्या होता है कि जब हम उसको देख रहे होते हैं तो उस अलग अलग सघनता और विरलता की वजह से प्रकाश के जो वायु में गुजरने के कारण कई बार वो प्रकाश अविलंब से दूर हट जाता है, कई बार अविलंब की ओर झुक जाता है, तो कभी वो हमारी आंखों के ऊपर प्रकाश गिर जाता है और कभी नहीं गिरता। तो उस वजह से हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। इन एक्चुअल तारे टिमटिमाते नहीं है, वो जो प्रकाश पैदा करते हैं वो कंटिन्यूअस प्रकाश पैदा करते हैं। बस उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई वही वायु की जो विभिन्न परतें होती हैं या वायु के गतिमान होने के कारण एक ही स्थान पर कभी उसी स्थान पर मान लिया हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, यह विलंब में यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहे हैं, हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, देखो समझो, हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, अभी प्रकाश की किरण आई, अब यहाँ पे अभी जो है वायु की गतिमान होने की वजह से मान लें यहाँ पे ठंडी वायु आ गई, ठंडी वायु आई तो सघन हो गया, ऊपर विरल माध्यम था इस स्थान पर, क्योंकि देखो अलग हर तरह से गति वायु में निरंतर होती रहती। तो जैसे ही यहाँ पे सघन माध्यम आया तो प्रकाश की किरण क्या होगी, अविलंब की ओर झुक गई ऐसे। ठीक है, अब मान लिया हमारी आंख यहां पर है तो ये प्रकाश की किरण आके हमारी आंखों पे गिरेगी और हमें तारा चमकता हुआ दिखाई देगा। उसी समय क्या हुआ, यहाँ पे जो है वायु की गतिमान होने के कारण यहाँ पे इस वायु की जो परत है ये विरल परत आ गई, यानी गर्म हवा आ गई उसी क्षण। तो मतलब ये प्रक्रिया होती रहती है वायुमंडल में। तो यहाँ पे सपोज ऐसी वायु आई जो विरल हो गई, ऊपर की वायु अपेक्षाकृत ठंडी थी तो ये सघन हो गई। अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी तो अविलंब से क्या होगी बच्चों, दूर हट जाएगी। दूर हट जाएगी तो अभी प्रकाश की किरण जो पहले हमारे आंख पे गिर रही थी अब वो हमारे आंख में नहीं गिरेगी, तो हमें लगेगा अब इस स्टार से प्रकाश नहीं आ रहा है। जबकि इन द सेंस आप समझेंगे जो स्टार्स होते हैं वो कंटिन्यू सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, वो प्रकाश लगातार फेंकते हैं, बस रीजन है तो इसके पीछे अपवर्तन और ये वायु का परतों के अंदर जो है विभिन्न प्रकार से इनमें गतिमान होने के कारण, तापांतर होने के कारण जो सघनता और विरलता होती है, तो उस वजह से प्रकाश की किरणें जो है हमें कभी हमारी आंखों पर गिरती हैं और कभी नहीं गिर पाती, तो इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। अगला जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझेंगे हम कि जब भी इस पे न्यूमेरिकल भी हम कर सकते हैं, वास्तविक और आभासी गहराई, वास्तविक और आभासी गहराई। इसको इस तरह समझेंगे, कभी भी हम जब कोई जो जल से भरा हुआ
कोई टब है, कोई टैंक है, उसमें देखते हैं तो उसकी जो तली है वो हमें कम गहरी प्रतीत होती है। समझ में आ रही? या हम कोई कांच का कोई गुटका ले लें और इस गुटके को जो है हम क्या करें, अपने किताब या कॉपी के ऊपर रखें, तो हमें जो अक्षर होते हैं किताब के ऊपर वो कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। क्लियर हो रहा है? ये वास्तविक और आभासी गहराई, इसके पीछे भी कारण क्या है? अपवर्तन। तो इस पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला है उसमें उसको मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझना। अब ध्यान देखो, यहाँ पे ये है, ये देखो बच्चों, ये मान लिया हमारे पास कोई टैंक है, इसमें बच्चों क्या भरा हुआ है? ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये इसकी हम मान लेते हैं वास्तविक गहराई सपोज कितनी है? डी, ठीक है ना। तो इसकी जो वास्तविक गहराई है वो कुछ हमें कम प्रतीत होती है, या यूं कहेंगे, मैं आपको इसको दूसरे से समझाता हूं। मान लिया सपोज आप जो है एक 5 रुपए का सिक्का लेके कुरकुरे खाने गए और आपका सिक्का अचानक किस में गिर गया? इस टैंक में गिर गया। देखो ये रहा वो सिक्का, गए भाई कुरकुरे अब तो। अब ये जो सिक्का है, अब जब हम यहां से इसको देखेंगे तो ये सिक्का हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये कुछ ऊंचाई तक है। अब हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो पता लगा हमारे कपड़े ऊपर तक भीग जाते और हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन हमें लगता है सिक्का तो नजदीक है, हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। जैसे हम हाथ पानी में डुबाते निकालने के लिए तो हमारे कपड़े भीग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी गहराई हमें प्रतीत कम होती है, लेकिन गहराई वास्तव में इसकी जितनी इसकी गहराई होती है टब की उतनी होती है, लेकिन दिखाई कम देती है। उसके पीछे रीजन क्या है भाई? अपवर्तन। देखो आप कैसे करेंगे, समझिए। मान लीजिए यहां से ये प्रकाश की किरण यहां से निकली तो कैसे जाएगी बच्चों? चलो अब ये भी समझा दो, एक नया पॉइंट आप यहां से अपवर्तन में आपके पास आएगा। ध्यान से देखेंगे, कभी भी कभी भी अपवर्तन के केस में जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो अब तक हम कह रहे थे कि वो अपवर्तित हो जाती हैं, अविलंब की ओर झुक जाती हैं या अविलंब से दूर हट जाती हैं। कुछ दो कंडीशन ऐसी आएंगी, पहले एक ही समझिए आप। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब प्रकाश की किरण माध्यमों पर गिरती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन भी करती है, लेकिन वो अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित नहीं करती, यानी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। वो परिस्थिति कौन सी, वो स्थिति कौन सी? देखो ये माध्यम वन है और ये माध्यम टू है, ऊपर कोई माध्यम है, नीचे कोई माध्यम है, और प्रकाश की किरण यदि लंबवत आती है बच्चों, ध्यान से समझना, प्रकाश की किरण कभी भी यदि माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर लंबवत गिरेगी तो ये बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती है। क्लियर हुआ? इसको अपने दिमाग में छाप लो, नोट कर लो। कभी भी प्रकाश की किरण यदि लंबवत गिरती है माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर तो वो बिना विचलित हुए अपने मार्ग को बिना छोड़े हुए सीधे गमन कर जाती। भले ही देखो ये N1 अपवर्तनांक का माध्यम है और ये N2 अपवर्तनांक माध्यम है, लेकिन लंबवत गिरते समय चूंकि अब देखो यहाँ पे अविलंब भी ऐसे खींचेगा, अविलंब भी ऐसे खींचेगा, तो अभी प्रकाश की किरण आई है ना और अपवर्तित हुई, दूसरे माध्यम में पारगमित हुई, तो ये सीधी निकल जाएगी बच्चों। ठीक है? क्लियर हो रहा है सबको? वही स्थिति यहां पे दिखा रहा हूं मैं। अब एक चीज और समझ लीजिए, मान लिया ऊपर ये हमारे पास N1 अपवर्तनांक माध्यम है और ये N2 अपवर्तनांक माध्यम है, और ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित हो रही है। ध्यान से समझो, ये माध्यम कोई, ये माध्यम एक कुछ और है, माध्यम टू कुछ और है, ये पीला है, ये गुलाबी, किसी भी तरीके का रंग है, इनकी क्वालिटी अलग अलग है माध्यमों की। बट यदि दो अलग अलग माध्यम हैं, भले ही अलग अलग माध्यम हैं, और इनके अपवर्तनांक क्या हो गए? इक्वल हो गए, इनके जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो सेम हो गए। ठीक है? इसका जो अपवर्तनांक है और इसका जो अपवर्तनांक है यदि वो सेम हो गया, मैं माध्यम एक ही नहीं कर रहा हूं, मान ली मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एयर एयर है, माध्यम तो दो है, ये ऊपर अलग माध्यम है और नीचे अलग माध्यम है, बट जो इनके अपवर्तनांक हैं वो सेम हो गए। ठीक है?
तो उस कंडीशन में भी जब ये प्रकाश की किरण यहां से आएगी तो ये बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक सेम होने से माध्यम भले ही भिन्न भिन्न है, इनमें प्रकाश की चाल में अंतर नहीं आएगा, और प्रकाश की चाल में अंतर नहीं आएगा तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। ये क्लियर समझ लेना, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। ये सिक्का जो गिरा था, जो हम कुरकुरे खाने जब जा रहे थे, सिक्का गिर गया था, तो भैया मुसीबत आ गई। अब हम इसको देखे जा रहे हैं। अब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सिक्के का जो प्रतिबिंब है हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, ये किरण, देखो कभी भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं बच्चों, तो हम कम से कम 2 किरण हमें चाहिए होती हैं, जो उनका प्रतिच्छेद बिंदु हमें कभी प्राप्त होता है अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, वहीं पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम इस सिक्के का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। तो ये प्रकाश की एक और किरण हम यहां से ले रहे हैं, ये गई यहां पर, ये तिरछी आपतित हुई बच्चों, ये कोण आई मिला हमको, क्लियर है। तो ये क्या होगी, ये सघन है माध्यम, ठीक है, ये विरल है माध्यम। प्रकाश की किरण ऐसे सघन से विरल जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, क्लियर हो गया। इस तरह से अपवर्तित होगी। अब ये प्रकाश की किरण जो इस सिक्के से निकली, ये तो लंबवत गिरी और सीधी चली गई। ये प्रकाश की किरण हमने यहां से इससे तिरछी, क्योंकि सभी दिशाओं में प्रकाश जाता है, इससे जब प्रकाश इस पे गिरेगा, टकराएगा, तो वापस जब आएगा तो सभी दिशाओं में जाता। हमने 2 किरणें इसमें ले ली, कोई सी भी। अब यहां इसका प्रतिबिंब आगे तो कहीं बनने वाला नहीं है, क्योंकि आगे फैलती जाने। तो हम इनको यदि पीछे बढ़ा दें तो हमें इस तरह से, थोड़ा सा फिगर को आप ऐसे देखेंगे, इस तरह से ये देखिए बच्चों, ये आपको इसका प्रतिबिंब यहां पे दिखाई देगा। ये आई एंगल है, क्लियर हो, ये आर है। समझ आ रही बात। अब यहां देखो, ये लंबवत है, फिर ये प्रकाश की किरण है, ये है, ये। तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगी रेखाएं, क्योंकि ये भी लंब है और ये भी लंब है। तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे। तो ये आई है तो ये भी आई मिलेगा। ध्यान से समझना इसको। अब ये आर है बच्चों, कौन सा एंगल आर है, ये और इसके बीच का, ये आर होगा, ये आर होगा तो ये भी आर होगा, क्लियर है। ये आर होगा तो इसके और इसके बीच का ये एंगल भी आर होगा। थोड़ा खिचपिच हो रही, समझ लेना। इस ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, अब ये फिर एकांतर कोण होंगे, ये आर होगा तो ये भी आर होगा। क्लियर हो गया सबको। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, मैं भी प्रूव कराऊंगा, पहले समझ लेना। फॉर्मूला क्या आता है कि मान लिया ये नीचे वाला माध्यम है, इसका अपवर्तनांक हमने n2 माना, और जो ऊपर वाला माध्यम है इसका अपवर्तनांक हमने n1 माना। तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, आज के पूरे लेक्चर में यही फॉर्मूला रहेगा। न्यूमेरिकल हम इसमें सॉल्व करेंगे। n2 यानी जिससे प्रकाश की किरण आ रही है। अब आप यहां ये मत देखना कि नीचे वाला या ऊपर वाला सघन या विरल ना, हमने केवल ये देखना है कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है, और किस माध्यम में जा रही है, क्लियर समझना। तो यहां पर प्रकाश की किरण, हम यहां से आंख देखो, आंख हमारी यहां पर, हमारी जो ये प्यारी सी आंख है, ये आंख यहां है बच्चों, ठीक है, यहां से हम लोग देख रहे हैं। तो हमें प्रकाश की किरण कहां से आती हुई दिखाई दे रही, इस माध्यम से, और इसका अपवर्तनांक कितना है बच्चों, n2। किस में आ रही है, n1, ठीक है। तो n2 अपॉन n1, n2 जिससे आ रही है और जिसमें जा रही है, तो n2 अपॉन n1 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो यहां देखना, ये d डैश, ये हमें सिक्के का जो प्रतिबिंब है वो यहां दिखाई देगा, तो इसकी जो गहराई है वो आभासी गहराई कितनी हुई, d डैश। तो ये क्या बन जाता है बच्चों, d अपॉन d डैश। ये फॉर्मूला प्राप्त है, अभी प्रूफ भी करेंगे हम लोग, अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे। पर ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, n2 किस माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे आप, न्यूमेरिकल में आपको बहुत क्लियरली इसको, n2 किस माध्यम का अपवर्तनांक, n2 लेंगे हम जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है,
जैसे यहां से जल से आ रही है, हो सकता है कभी वायु से आए, ठीक है, कभी किसी अन्य माध्यम से आए, उसका अपवर्तनांक, बट जिसमें जा रही है यानी उसका अपवर्तनांक n1 बराबर कितना, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। क्लियर हुई इतनी बात। अब हम इसको चलो प्रूव करते हैं बच्चों, ये समझ में आया, चलो प्रूव करके दिखाते हैं आपको। चलो मैं फिर से यहां पे बना देता हूं फिगर। ये है हमारा ये माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2, ये दूसरा माध्यम है, ये पहला, इसका अपवर्तनांक n2, इसका n1 मान लिया, ठीक है बच्चों। ठीक है, वही फिगर है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आई, ये आई, ये आर, ये सब लोग आप समझ रहे होंगे, प्रकाश की किरणें निकली तो यहाँ पे, तो ये बच्चों ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका डी डैश। क्लियर हो गया। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन गई उसकी आई, ठीक है, इसको ए ले लीजिए, ठीक है, इसको बी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं, ठीक है, कुछ भी नामकरण हमने कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे कुछ यहाँ पे एक दो एजम्पशंस हैं। ये जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश के कोण जो है जो काफी छोटे होते हैं, यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ रही है, जब हम इसको देख रहे होते हैं तो आंखों पे जो प्रकाश, ये जो कोण बनते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ध्यान देंगे। यानी यहाँ से लगभग लगभग ये और ये, इनको बोलते हैं पैराक्सियल रेज, यानी इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जो ये कोण होते हैं, उस कंडीशन में एक एजम्पशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एजम्पशन है, एजम्पशन होगा हमारे पास कि जब प्रकाश की किरणें जो हैं, प्रकाश की किरणें पैराक्सियल जब चल रही होती हैं तो इनके जो कोण है तो बहुत छोटे, तो बहुत छोटे जब कोण होते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा ले लेते हैं हम लोग। ये एजम्पशन आप क्लियर करके नोट करके रखें, कई जगह यूज होता है। अब हम एजम्पशन में लिख भी लेते हैं कि प्रकाश की जो कोण है ये काफी छोटे एंगल होते हैं, और छोटे एंगल्स के लिए क्या होता है हमारा साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा लिख लेते हैं। क्लियर है सबको, क्लियर हो रहा है, नोट कर लेंगे एजम्पशन। अब आगे हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं यहाँ पे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा आई एंगल आ गया, यहां से मैंने आपको समझाया था ये हमारा आर एंगल आ गया, और मान ली यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस एक्स हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं स्नेल का नियम। मैंने बोला आपको स्नेल का नियम हमारा बहुत यूजफुल है। तो ये जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ओ बी ए में, ठीक है, ट्राइंगल ओ बी ए में यहाँ पे देखेंगे आप साइन आई इक्वल टू टेन आई, मैंने आपको बोला था लिख सकते हैं, एंगल छोटे हैं, इक्वल टू आई, क्या आ गया, चलो पहले पहले स्नेल का नियम लगा लेते हैं, तब आपको तब लिखवाऊंगा मैं इनको। स्नेल का नियम क्या बोल रहा है, देखो प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है, इससे, किस में जा रही है, इसमें, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, 1 न्यू 2 की जगह हमारा 2 न्यू 1 हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया, क्योंकि आ किससे रही है, दूसरे माध्यम से, जा किस में रहे हैं, पहले माध्यम में, तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के साथ क्या आएगा, साइन आई अपॉन, इस माध्यम में एंगल आई बन रहा है ना, इस माध्यम में एंगल क्या बन रहा है, आई, साइन आर, ठीक है। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n1 अपॉन n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा है। अब हम यहां से निकालेंगे साइन आई, तो हमने कहा एंगल जो है ये रेज पैराक्सियल है, तो ये एंगल बहुत छोटा हो गया, तो साइन आई को आई लिख सकते हैं और इसको हम टेन आई लिख सकते हैं।
तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, देखो tan i की वैल्यू आएगी ये लंब बटे आधार। लंब कितना है x और आधार कितना है d। ठीक, ऐसी साइन r निकाल लेते हैं। साइन r क्या आएगा, साइन r इक्वल टू r बराबर tan r। तो ये कितना आ रहा है, ये देख लीजिए, ये ट्राइंगल है, इसके लिए ये लंब है और ये आधार है x बटे डी डैश। ठीक हो गया, यहां पे रखेंगे तो क्या आ रहा है n1 अपॉन n2 इक्वल टू कितना आया, साइन i की वैल्यू हमारे पास आई x बाई डी, साइन r की वैल्यू कितनी आई x बाई डी डैश। ठीक है, ये कट के ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा डी डैश अपॉन डी। क्लियर हो रहा है। अब यहां देखो क्या फॉर्मूला निकल के आया, वही मैं आपको जो समझा रहा था। अभी ये फॉर्मूला निकल के आया n1 अपॉन n2 इक्वल टू डी डैश अपॉन डी। चूंकि दूसरा माध्यम सघन है, इसका अपवर्तनांक इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, हम ऐसा यहाँ पे एजम्पशन ले रहे थे, तो इसको यदि हम इस तरह से लिख लेंगे n2 अपॉन n1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, d अपॉन डी डैश। क्लियर हुआ बच्चों। ये फॉर्मूला जो अभी हम आपको समझा रहे थे ये निकल के आ जाएगा, यानी इस जो हमारा दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे जो पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, या अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे n2 दूसरा और पहला आप नहीं करेंगे। n2 किसको मानेंगे आप, किसको मानेंगे बच्चों बोलो, मैंने आपको क्या बोला, n2 आप मानेंगे जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और n1 आप किस माध्यम का पढ़ लेंगे जिसमें जा रही है। ध्यान से रखना है इसी को, आप ध्यान रखें, n2 जिससे आ रही हैं, आ रही हैं, जिस माध्यम से आ रही है उसका अपवर्तनांक है ये, और n1 क्या है जिसमें जा रही हैं। क्लियर हो गया। अब देखो इसका यूज करेंगे हम लोग, अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इस पे बेस्ड, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड समझा देता हूं आपको, ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें, और आगे फिर मैं आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं एक सीधा आपको क्वेश्चन बनाता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे n2 अपॉन n1 इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। डी क्या है भाई, वास्तविक गहराई, और डी डैश क्या है बच्चों, आभासी, आभासी गहराई। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, आपको बुक्स में मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। ये कोई तालाब है बच्चों, ठीक है, ठीक, इस तालाब में यहाँ पे क्या है, एक मच्छी, हाँ सब जानते हैं मच्छी, फिश। ये देखो ये हमारी फिश यहाँ पे तैर रही है, फिश, मजेदार फिश। ठीक है, और यहां बच्चों एक पक्षी है, ये पक्षी उड़ रहा है, ये पक्षी है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये यहां से मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर की गहराई पे सतह से। आप एक चीज और नोट कर लेना, ये जो लंबाई आप नापेंगे ये सतह से नापेंगे हमेशा, ऑब्जेक्ट से नहीं नापेंगे। ये जो वास्तविक गहराई है कहां से नापी आपने इसकी, सतह से। किस सतह से, जैसे हम वाटर की सतह में अंदर देख रहे थे या वायु में देखेंगे, तो दूरियां जो ये नापी जाएंगी हमेशा ये सतह से नापी जाएंगी। क्लियर करना, ठीक है। अभी मैं आपको निकालूं, और यहां से इस सतह से जो इसकी डिस्टेंस है सपोज कितनी है, 36 सेंटीमीटर, ये पक्षी। तो आपको पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि इस चिड़िया को, ये जो फिश है इसकी गहराई कितनी प्रतीत होगी, अपवर्तन का ये जो फैक्टर है ये सामने आने वाला है इसकी। अब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखाने वाले हैं कि वास्तव में इस चिड़िया को ये कितनी, ये जो फिश है ये कितनी गहराई पे दिखाई देगी, इसकी आंख से इसकी गहराई कितनी दिखाई देगी, सेंस समझना। ठीक है, इसका जो एन है, मान लिया यहाँ पे एयर है, ठीक है, यहाँ ये वाटर है, तो वाटर का जो N2 है ये हमारे पास होता है 4/3 या 1.33, 4/3 ले लीजिए, और एयर
इसका अपूर्णांक 1। ठीक है, हमें बोला गया कि इस पक्षी को, ये जो फिश है, इस चिड़िया को जो फिश है, इसकी गहराई इसकी आंख से कितनी इसको दिखाई देगी। चलो सॉल्व करते हैं। क्या आया, फॉर्मूला यूज करेंगे सीधे, शॉर्टकट बताता हूं, n2 बाई n1 इक्वल टू d बाई d डस। क्लियर हुआ। अब देखिए, जब ये पक्षी देखेगी इस फिश को, तो इसके लिए प्रकाश की किरण इसकी आंख में कहां से आ रही है, बोलो। आ रही और जा रही। कहां से रही है, कहां से आ रही है बताओ, यहां से आ रही है। ये क्या है हमारे पास, n2 माध्यम है। यहां से प्रकाश की किरणें जब आएंगी और किस में जाएंगी, फिर एयर में जाएंगी। क्लियर हो गया। तो n2 हमारे लिए क्या है, वाटर। वाटर का अपूर्णांक हमारे पास कितना है बच्चों, 4/3। क्लियर करके समझना, 4/3, राइट। अब किस में गई, एयर में। एयर का अपूर्णांक कितना है, 1। n1 का आ गया। डी, डी यानी वास्तविक गहराई इस फिश की कितनी है, इस सतह से, इस सतह से लेनी है इसकी गहराई, ध्यान रखना। इस सतह से इसकी गहराई कितनी है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको दिखाई कितनी देगी, डी डस, ये हमको निकालना है। क्लियर हो गया। देखिए डी डस निकालेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 24 मर जाएगा, 6 बार, 6 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इस फिश का इस द्रव की सतह में जो गहराई है वो 24 के बजाय इसको कितनी दिखाई देगी, 18 सेंटीमीटर। यानी फिश का प्रतिबिंब यहां बनेगा, यहां मिलेगा इनको, चिड़िया को यहां दिखाई देगी ये फिश हमारी। ठीक है बच्चों, कितनी कितनी गहराई पे दिखाई दी, सतह से कितनी गहराई पे दिखाई दी बच्चों, 18 सेंटीमीटर। यदि आपको सतह से उसको कितनी गहराई पे प्रतीत हो रही है ये पूछा जा रहा है, तो आप ठीक है 18 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी आंख से वो, उसकी गहराई कितनी दिखाई दे रही है, इससे वो कितनी दूरी पर उसको दिखाई दे रहा है उसका प्रतिबिंब, भाई इसको ये नहीं दिखाई देगी। ध्यान से समझना आप, जब ये पक्षी देखेगी तो ये थोड़ी दिखाई दे रही है इसको, इसको ये दिखाई देगा, क्योंकि यहां से प्रकाश की किरणें जब जा रही हैं तो इसकी आंखों में प्रतिबिंब ये बन रहा है, फाइनली इसकी आंखों में प्रतिबिंब ये बन रहा है। तो कहां पे आएगा आपका, तो हम लिखेंगे चिड़िया की आंख से मछली के प्रतिबिंब की गहराई, बोलो कितनी होगी, कितनी होगी बच्चों, देखो ये तो 36 है ही, इसकी यहां से यहां तक की गहराई ये 36 है, इसकी यहां से 36 प्लस 18 जोड़ देंगे कितना होगा, 8 6 14, 3 4 1 5। क्लियर हुआ। समझो, अब दूसरी बात समझो, समझ में आ गई सबको बात। हाँ, इसका प्रतिबिंब यदि हम यहां से देख रहे हैं तो ये हमें इस द्रव के अपवर्तनांक की वजह से हमें इसका जो प्रतिबिंब है अपवर्तन के कारण वो इस सतह से 18 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होगा, जबकि एक्चुअली उसकी गहराई कितनी थी, 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। अब देखो, अब हमने कहा भाई फिश को भी तो देखने का मन करता है। अब ये मछली, मछली ने कहा मैं देखूंगी चिड़िया को, समझ रहे ना। हाँ अब मजा आएगा, अब आप कर पाते नहीं कर पाते। अब कौन देखी, कौन कौन देखना चाह रही है, मछली देखना चाह रही है। किसको देखना चाह रही है, इस चिड़िया को। इसको कई कई चिड़िया ऐसी ना मछलियों को पकड़ती हैं, तो ये इसका दुश्मन है, ये इस दुश्मन को देख रही है कहां पर है, कहीं मेरी तरफ तो नहीं आ रहा है। तो अब ये देखना चाह रही है इसको, तो इसको ये कहां दिखाई देगा ये आपको समझना है। अब कौन देख रही है, अब कौन देख रहा है, अब फिश देख रही है, किसको देख रही है, चिड़िया को। तो अब फिश को देखने के लिए चिड़िया से प्रकाश की किरणें आनी चाहिए फिश की आंखों पर। तो अब कहां से आ रही हैं, अब आ रही हैं प्रकाश की किरणें कहां से, माध्यम n1 से। जा किस में रही हैं, माध्यम 2 में। ध्यान से समझना, तो हमारा फॉर्मूला यही है, हर जगह यही करेंगे, n2 बाई
N1 इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। क्लियर। अब हम जब बात इसकी करेंगे तो इसको ये कहां दिखाई, तो इससे इसकी गहराई, वास्तविक गहराई तो ये है पक्षी की, इस फिश के लिए वास्तविक गहराई इतनी है। ठीक है। अब इसको दिखाई कहां पर दे रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। N2 मतलब मैंने क्या बोला था, N2, इसीलिए मैंने कहा था कि आप N2 और N1 का मीनिंग आप समझो कि N1 उसका अपवर्तनांक लेंगे जिससे प्रकाश की किरण आ रही है। तो अब आ किससे रही, जब ये देखेंगे तो इसके लिए प्रकाश की किरण किससे आ रही है, वायु से आ रही है। तो हमारे लिए अब ये N2 ये बन जाएगा और N1 ये बन जाएगा। यहां से समझना बच्चों। तो N2 जिससे प्रकाश किरण आ रही है, हमें N2 N1 का मतलब केवल ये समझना है कि N2 इस सेंस में, वास्तविक और आभासी गहराई के सामने N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा जिससे प्रकाश की किरण आ रही है। N2 यानी यहां पे 1। क्लियर है बच्चों। किसमें आ रही है, जल में। इसका अपवर्तनांक कितना, 4/3 बराबर डी। अब वास्तविक गहराई तो इसकी कितनी कितनी है, 36। इसको कितनी दिखाई देगी वो हम अभी निकालेंगे। इसकी आंख से वो कितनी दूरी पर दिखाई देगा वो हम आगे निकालेंगे। तो यहां से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा डी डैश इक्वल टू 36 इंटू 4/3। ठीक है, 12 है। ये कितना हो गया बच्चों, 48 सेंटीमीटर। यानी ये 36 थी और इसको कितनी दिखाई दे रही है, इसको ये चिड़िया दूर दिखाई दे रही है। देखा, जब हम सघन से और विरल में देखते हैं तो आभासी जो गहराई है वो बढ़ जाती है, और जब हम विरल से सघन में देखते हैं तो आभासी जो गहराई है वो कम प्रतीत होती है। इसीलिए हमें नदी, नाले, तालाब हम देखते हैं कि गहरा कम है भाई, क्योंकि हम विरल से सघन में देख रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे मछली देख रही है तो मछली को दिखाई देगा ये तो बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन वो है कितनी दूरी पे, 36 सेंटीमीटर पे। तो ये क्या होता है, जब ये उड़ता है तो इसको लगता है काफी दूरी पर है, वो आकर के इसको पकड़ जाता है। ठीक है ना, किंगफिशर जो होते हैं। तो अब देखो मैं आगे 48 सेंटीमीटर। अब हम निकालना है कि मछली से चिड़िया की जो दूरी है वो कितनी दिखाई देगी बच्चों। ध्यान से देखो, प्रतिबिंब अब जाके बना यहां पे कितनी दूरी पे, 48 सेंटीमीटर पर, और फिश थी कितनी गहराई पे, 24 सेंटीमीटर। जोड़ेंगे 8012 4 2 6 और 1 7, 72 सेंटीमीटर। यानी इस फिश से और अब इस चिड़िया की जो दूरी हो गई है यहां से देखने पर वो कितनी प्रतीत हो रही है, इसको 72 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों। इस तरह से ये आभासी और वास्तविक गहराई की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और चूंकि इस पे और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं आगे जेई नीट में जब आप देखेंगे क्वेश्चंस, तो इससे अच्छे स्टैंडर्ड्स भी प्रॉब्लम आएंगे। तो मैं आगे कोशिश करूंगा आपको इस तरह से कुछ और न्यूमेरिकल्स बताने की। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।